हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है कि उन्हें इस बार थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में हमें कौन से पेपर्स पढ़ने हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पेपर पढ़ने होते हैं हर सेमेस्टर में। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी आप लोगों को हिस्ट्री, मैं आपको बता रही हूँ हिस्ट्री का आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री जिन लोगों के पास बीए प्रोग्राम में एज ए मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट था, ठीक है, आप लोगों को दो डिसिप्लिन के पेपर सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, तो दो पेपर आपको एक मेजर और एक माइनर हिस्ट्री का पढ़ना होता है और एक मेजर और एक माइनर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना होता है। सेम ऐसे ही अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस थी, तो दो पेपर आप लोगों को इकोनॉमिक्स के पढ़ने पड़ेंगे, दो पेपर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के पढ़ने पड़ेंगे। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज़ हैं। कोर कोर्सेज़ में आपको दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना होता है। ठीक है, आप उसमें ज्योग्राफी के साथ कोई कॉम्बिनेशन ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई कॉम्बिनेशन ले सकते हो, इकोनॉमिक्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन ले सकते हो, सोशियोलॉजी के साथ कोई कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ये आपका डिसाइड करता है जो आपका 12th में जो आपके मेन पेपर्स थे। किसी के पास सोशियोलॉजी था, किसी के पास पोल साइंस था, किसी के पास हिस्ट्री पोल साइंस था, इकोनॉमिक्स पोल साइंस था, इकोनॉमिक हिस्ट्री था। जो आपका 12th के कॉम्बिनेशन थे उसके बेस पे आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड जो आपका फर्स्ट ईयर था उसमें अपने ये जो है चूज़ किए थे पेपर। अभी थर्ड सेमेस्टर में वही वाला कॉम्बिनेशन आप लोगों का रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिन लोगों के पास तो हिस्ट्री का पेपर आप लोगों को, जिसके पास बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री के पेपर जिन बच्चों ने पढ़े थे, वो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में कौन से पेपर पढ़ेंगे हिस्ट्री के। तो सबसे पहला आप लोगों को जो पढ़ना पड़ेगा वो है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1। ठीक है, ये आपका माइनर पेपर रहेगा। ठीक है, जिन लोगों के पास हिस्ट्री जो कॉम्बिनेशन में था। ठीक है, और इसका मैं सिलेबस आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन सा इसमें सिलेबस है। तो इसके सिलेबस में आप लोगों की जो है 4 यूनिट हैं। ठीक है, आप लोगों को इसमें 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। 4 यूनिट के अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो पहली यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि कंसेप्ट्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कौन कौन से कंसेप्ट से, इस किससे रिलेटेड, ये जो आपका पेपर का नाम है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। मॉडर्न यूरोप में उस टाइम में कौन कौन से की कंसेप्ट्स थे। ठीक है, और उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, इतिहास क्या रहा है उन कंसेप्ट्स के पीछे, वो आपको इस यूनिट में पढ़ना है। दूसरा आप लोगों को पढ़ना है इस फर्स्ट यूनिट की जो सब यूनिट है वो है द आइडिया ऑफ द अर्ली मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स ऑन कल्चर इन हिस्ट्री। मॉडर्न यूरोप में, अर्ली मॉडर्न टाइम के यूरोप में कल्चर से रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव रहे थे। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर इन हिस्ट्री, उनके हिस्ट्री में क्या कल्चर था, उस पर क्या पर्सपेक्टिव्स थे उनके। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ द क्लासिकल एंड मेडिवल लेगेसी। जो क्लासिकल और आप लोगों के और जो मेडिवल टाइम में जो वहाँ पर जिस तरह का सिस्टम था उसके बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है थर्ड सब यूनिट में। ठीक है, फिर आपका जो है सेकंड यूनिट आ जाती है बच्चों। सेकंड यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, द रेनेसा मतलब जो पुनर्जागरण का जो समय था उसके बारे में पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, और इसकी सब यूनिट्स में क्या पढ़ना है, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इटालियन सिटी स्टेट्स। क्योंकि आपको पता है ना, रेनेसा जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, पुनर्जागरण इटली से शुरू होता है। ठीक है, तो इटली में उस टाइम पे किस तरह का समाज था, वहाँ की राजनीति कैसी थी, वहाँ के जो सिटी स्टेट्स थे उनमें वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की राजनीतिक सिनेरियो कैसा था वहाँ पे। ठीक है, और इसकी सब यूनिट में, सेकंड सब यूनिट में आपको ह्यूमनिज्म इन आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ना है कि उस टाइम पे आर्ट और लिटरेचर में क्या था, किस तरह से वहाँ का आर्ट और लिटरेचर का क्या सिनेरियो था। ठीक है, डेवलपमेंट इन साइंस एंड फिलोसफी। इस टाइम में साइंस और फिलोसफी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या प्रगति हुई, क्या क्या विकास हुआ, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि रेनेसा है तो रेनेसा का एक जो मेन पुनर्जागरण का एक जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, साइंस।
का जो विकास था, ठीक है, साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ था उसकी वजह से पुनर्जागरण हुआ था, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है रेनेसा बियॉन्ड इटली, इटली के बाहर पुनर्जागरण कैसे हुआ, किस तरह से हो रहा था, वहाँ उसमें क्या क्या चीज़ें थी शामिल थी, ठीक है। ये आपको इसकी सेकेंड यूनिट की 4th सब यूनिट में आपको पढ़ना है। फिर आपका आ जाती है 3rd यूनिट बच्चों। 3rd यूनिट में आपको पढ़ना है अपहीवल इन रिलीजन, रिलीजन में क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। और वहाँ पे जो द पेपेसी एंड इट्स क्रिटिक, जो पोप का जो रेनेसा का एक जो मेन रीजन दूसरा था कि धर्म की जो जिस तरह से वहाँ पे चर्च का और पोप शाही का जिस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में, उसको ख़त्म करने के लिए ही जो है रेनेसा पीरियड आया था। रेनेसा जो है पुनर्जागरण उसी को बोला जाता है। तो उसमें क्या क्या उसके क्रिटिक्स, मतलब उसकी क्या क्या आलोचनाएं की गई थी, ठीक है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर द स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स इन नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप में किस तरह से जो है ये जो प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट्स उभर करके उभरे, किस तरह से उभरे, जो पोप शाही के खिलाफ में और उन सब के जो वहाँ पर जो रेवोल्यूशन चल रहा था, जो मूवमेंट्स चल रहे थे, वो किस तरह से हो रहा था, कैसे उसका स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। फिर आपको काउंटर रिफॉर्मेशन एंड रिलीजियस स्ट्राइफ, उससे बचने के लिए, काउंटर का मतलब होता है उन चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या रिफॉर्मेशन, मतलब कि क्या क्या बदलाव किए गए, और जो रिलीजियस धर्म से संबंधित कौन कौन सी बदलाव उस टाइम पे लिए गए, इस यूनिट में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। द इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशंस, रिफॉर्मेशंस के आर्थिक और सांस्कृतिक क्या क्या प्रभाव पड़े, जो रिफॉर्मेशन हुआ, जो बदलाव आए, उनसे इकोनॉमी पे और कल्चर पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए, ये आप लोगों को इस पेपर में इस यूनिट में पढ़ना है। फिर आपकी आ जाती है 4th यूनिट। 4th यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड, मटीरियल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। एक केस स्टडी ऑफ पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन के को केस स्टडी लेकर के जो नया उस टाइम पे पुनर्जागरण के टाइम पे जो चीज़ें बदलाव आई, उसके बाद में पुनर्जागरण भी बोलेंगे, और ये जो उस टाइम पे जो है क्या क्या मटेरियल, सोशल और कल्चरल चेंजेस उस टाइम पे आए, इन सब के बारे में आप लोगों को आपकी जो ये 4th यूनिट है इसमें पढ़ना है, ठीक है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड, मटीरियल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, केस स्टडी ऑफ पुर्तगाल और स्पेन को केस स्टडी लेकर के क्या क्या मटीरियल, सोशल और कल्चरल, मटीरियल जो हमारे आर्थिक से संबंधित है, सोशल मतलब जो समाज से संबंधित है, कल्चरल मतलब कि जो हमारे संस्कृति से संबंधित है, कि किस तरह से वहाँ पे क्या सिनेरियो था उस टाइम पे, ठीक है। मॉडर्न यूरोप की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका बच्चे हो गया माइनर पेपर जो आप लोगों को इस टाइम हिस्ट्री में पढ़ना है बीए प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर में। फिर बच्चे आपका आ जाता है जो आपको हिस्ट्री का मेजर पेपर पढ़ना है, ठीक है। मेजर पेपर आप लोगों को जो पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कौन सा पेपर पढ़ना है। तो बच्चों आप लोगों को अभी में जो 3rd सेमेस्टर में मेजर पेपर में आप लोगों को पढ़ना है कोर्सेज फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ स्टडी विद डिसिप्लिन एज वन ऑफ द कोर डिसिप्लिन। जो कोर डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ आप लोगों का, जिसके पास बीए 1st सेमेस्टर में हिस्ट्री कॉम्बिनेशन में था, ठीक है, एक मेन पेपर उनका हिस्ट्री था। तो बच्चों इसमें अभी आप लोगों को 2nd सेमेस्टर में हिस्ट्री का जो मेजर पेपर पढ़ना है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 to 1550 तक। और ये वाला पेपर वो बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया 750 to 1200, ठीक है। 2nd सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले का आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, 1st सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी इसका मैं सिलेबस आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन सा है। इसमें आप लोगों की जो है 6-7 यूनिट आप लोगों को इसमें पढ़नी है। 7 यूनिट में सबसे पहली यूनिट है आपकी फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनट्स ऑफ दिल्ली 1300 to 1500 सेंचुरी। आपको इसमें जो सल्तनत पीरियड है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। 5 सल्तनत आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना दिल्ली में,
दास वंश, खिलजी वंश आप लोगों ने पढ़ा होगा, तुगलक वंश आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोधी वंश सबसे लास्ट वाला लोधी वंश आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये पांचों की पांचों जो वंश हैं उनका किस तरह, उनकी फाउंडेशन, उनका जो वो कैसे इस्टेब्लिश हुई वो सल्तनत, ठीक है, उनका एक्सपेंशन मतलब कि उनका कैसे बढ़ा हुआ, कौन कौन से राज्यों को उन्होंने जीता, फाउंडेशन मतलब किसको हरा करके उन्होंने जीता, किसके साथ लड़ाई की, फिर अपनी जो है उस वंश की जो है शुरुआत हुई, फिर उसको कैसे एक्सपेंड किया, उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया, कंसोलिडेशन में और एक्सपेंशन में वही आ जाता है किस तरह से उन्होंने अपना जो सल्तनत, जिस भी सल्तनत से थे, मान लीजिए दास वंश, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होकर के किस तरह से बाकी के जो दास वंश के जो बाकी के जो सुल्तान रहे, ठीक है, उसके बाद में और किस तरह से बाकी की जो पांच जो सल्तनत रही हैं उनका कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुई, उन्होंने कैसे अपने आप को अपनी सल्तनत का विस्तार किया, ये सब आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। और एक्सपेंशन में भी आप लोगों को फिर इसके अंदर, इन 5 सल्तनत के अंदर इक्ता सिस्टम क्या था, नोबेलिटी किस तरह की थी वहाँ पर, यानी कि वहाँ का जो भी मिनिस्ट्री वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह वो सब, और नोबेलिटी एक तरह से हम बोल सकते हैं बिजनेस वगैरह, वो सब किस तरह का था, ठीक है। और इसमें आप लोगों को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के बारे में पढ़ना है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर समझ रहे हो ना, जो हमारा नॉर्थ की में जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब कि जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ की जो भी इलाके हैं वहाँ पे कैसा सिस्टम था। और फिर मंगोल्स के बारे में पढ़ना है आपने, मंगोलिया के बारे में पढ़ा होगा, और बहुत सारे मंगोल्स का जो है आक्रमण भी हुआ था भारत में, और जिनको जो है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने जिनको डिफीट किया था 1299 में, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है। फिर आप लोगों को सेकंड यूनिट में जो है क्या पढ़ना है, मिलिट्री के बारे में पढ़ना है कि इन 5 सल्तनत में मिलिट्री कैसी थी, वहाँ की सैन्य व्यवस्था कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ का प्रशासनिक और आर्थिक ढांचा कैसा था अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। ये खाली खिलजी और तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है। सेकंड यूनिट में आप लोगों को खिलजी और तुगलक वंश में वहाँ की जो सैन्य व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और आर्थिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी, उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आपको रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, विजयनगर और बहमनीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। विजयनगर आप लोगों ने सुना होगा, तो थर्ड यूनिट में आप लोगों को रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के बारे में, विजयनगर का जो फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा जो भारत के इतिहास में ये बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट में आपको सेकंड अफ़गान एम्पायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, अफ़गान एम्पायर के बारे में, क्योंकि पहले अफ़गानिस्तान भी उस टाइम में इंडिया में जो हमारे इधर में जो आए थे, ये हमारा नॉर्थ जो हम बात कर रहे थे ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की बात जो हम बात कर रहे थे, वो उधर वाला ही एरिया पड़ता है। तो किस तरह से अफ़गान में वहाँ पर सेकंड अफ़गान एम्पायर के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन, भक्ति, कबीर, मीराबाई, सूफिज़म, चिश्ती एंड सुहरवर्दी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सोसाइटी में कैसा कल्चर था, हमारी समाज कैसा था, हमारी संस्कृति उस टाइम पे कैसी थी, यानी कि सल्तनत पीरियड में कैसा समाज था, कैसा कल्चर था, और क्या रिलीजन था, धर्म से संबंधित कैसी व्यवस्थाएं थी वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको फिर भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको कबीर के बारे में और मीराबाई के बारे में पढ़ना है। फिर आपको सूफीज़म के बारे में पढ़ना है, जिसमें चिश्ती सूफीज़म, ये जो हमारी चिश्ती के बारे में पढ़ा मौलाना चिश्ती के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इनके उस टाइम पे कैसे ये इनका सूफीज़म का जो है डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आपकी जो फोर्थ यूनिट है उसमें आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मतलब हुआ बिल्डिंगें वहाँ पर कैसी थी, और वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह और ये सब चीज़ें किस तरह का वहाँ पर कारीगरी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स को पढ़ना है। कुतुब कॉम्प्लेक्स जो हमारा दिल्ली में है, और ये आपका दास वंश से ही आप सबको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था।
तो वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, वो कैसे बनाई गई है। और देखो इतने टाइम से वो अभी भी दिल्ली में खड़ी है, ना इतने भूकंप आए, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी वो जो कि त्यों है। तो उसका आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज के टाइम में हम इतने सारे सरिये लगा करके, सीमेंट लगा करके, कंक्रीट का यूज़ करके पुल गिर जाते हैं, हमारे रोड धंस जाते हैं, लेकिन वो देखिए पत्थरों पे ही बनी हुई है, उसमें कोई भी सरिया, सीमेंट और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो पत्थरों को आपस में जो है मिला करके बनाई गई है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें इसमें आपकी 4th यूनिट में आपको इसके बारे में पढ़ना है और विजयनगर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विजयनगर में जो हम्पी है, बहुत ही जो ये हिस्टोरिकल प्लेस है हम्पी, ये भी वहाँ पर भी जो आर्ट एंड कल्चर है वो देखने वाली चीज़ है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, आपकी जो 7th यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, यानी कि व्यापार के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इंडियन मर्चेंट्स इन ओवरसीज ट्रेड 1200 से 1500 सेंचुरी में भारत के जो व्यापारी थे वो ओवरसीज यानी कि समुद्र के रास्ते या समुद्र में किस तरह से व्यापार करते थे, उसके बारे में आप लोगों को ये पेपर में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ये आपका हिस्ट्री के पेपर हो गए जो आपको BA प्रोग्राम में पढ़ने हैं। ठीक है, अभी दूसरी वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के कौन से पेपर्स पढ़ने हैं और उसका क्या सिलेबस है मैं वो बताने वाली हूँ। ठीक है।